तो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट में हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड हैजर्ड, एनवायरनमेंट एजुकेशन क्लास कर रहे थे। तो हम लोगों ने इसमें कहाँ तक कवर कर लिया था? हम लोगों ने इसमें सेफ्टी एंड हेल्थ कवर कर लिया था, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स को हमने कवर कर लिया था, और हमने एक्सीडेंट और सेफ्टी को भी पूरा कर लिया था। अब हम इसके आगे चलेंगे। आगे क्या है? आगे फर्स्ट एड, और उसके आगे जो भी हमारे बेसिक प्रोविजंस, इकोसिस्टम, पोल्यूशन वगैरह जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम आगे कवर करते रहेंगे। आज हम फर्स्ट एड की बात करेंगे। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा, हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं और इंग्लिश में से फर्स्ट एड बोलते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? प्राथमिक चिकित्सा की पहले परिभाषा जान लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा को तत्काल देखभाल और सहायता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक गंभीर रूप से घायल या बीमार व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए दिया गया उपचार है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य की आगे की गिरावट या चोट को रोकने, पीड़ित को सुरक्षित करने के लिए सर्वोत्तम संभव सुविधा प्रदान करते हैं, और अंत में मेडिकल सेंटर, अस्पताल अथवा सुरक्षित स्थानों तक शिफ्ट करने की योजना एवं पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं। यह सब तात्कालिक जीवन रक्षक हैं तथा पहुंच के भीतर उपलब्ध सभी संसाधनों का प्रयोग करने की प्रक्रिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राथमिक चिकित्सा, किसी को चोट लग जाती है या किसी बीमारी का उसको अटैक होता है, तो ऐसी स्थिति में जब तक कि उसे सही इलाज के लिए अस्पताल तक या किसी डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक जो हमें वहाँ पे उसके आसपास उपस्थित लोग हैं उसको प्राथमिक रूप से कैसे ऐसे उपचार दे सकते हैं कि उसकी परेशानी को बढ़े बगैर या उसके जीवन को खतरा हुए बगैर समय रहते हुए उसको अस्पताल या फिर आगे की इलाज के लिए पहुंचाया जा सके। तो उसे ही हम प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो उद्देश्यों पर नज़र डाल लेते हैं। पहला उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का पहला उद्देश्य है प्रिजर्व लाइफ, यानी कि जीवन को बचाना। यदि मरीज सांस ले रहा है तो प्राथमिक उपचारकर्ता के रूप में उन्हें रिकवरी की स्थिति में रखें, यानी कि उनको बात करते रहने देना, उन्हें बेहोश होने या उनकी सांस रुकने की स्थिति को उत्पन्न होने से रोकना है। यह मृत्यु के सामान्य कारण से बचाता है, यानी कि जीवन को बचाता है अगर हम उसको प्राथमिक उपचार प्रिवेंट फर्दर हार्म, यानी कि आगे आने वाले किसी भी नुकसान को बचाना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे किसी के पैर पे चोट लगी है, उसका पैर की हड्डी थोड़ी सी क्रैक हो गई है या थोड़ा उसमें फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन हम अगर उसको ठीक से उसका प्राथमिक उपचार नहीं करेंगे तो हो सकता है उसे अस्पताल ले जाते हुए मिस हैंडलिंग में उसका पैर जो कम फ्रैक्चर हुआ तो ज़्यादा और फ्रैक्चर हो टूट जाए। इस तरीके से आगे किसी भी होने वाले हानि को हम वहीं प्राथमिक उपचार पे ही रोक लेते हैं, बचा लेते हैं। इसे कैसे परिभाषित करेंगे? जिसे कभी कभी रोकथाम भी कहा जाता है, इसको रोकथाम कहते हैं। स्थिति बिगड़ने से या आगे की चोट बढ़ने के खतरे को बचाने का काम किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में हम प्रमोट रिकवरी। तो रिकवरी को प्रमोट करने का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो भी बीमार हुआ है या घायल हुआ है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, ठीक हो सके। तो उस रिकवरी को तेज करने या उस रिकवरी को प्रमोट करने का जो प्रक्रिया है वो प्राथमिक चिकित्सा का एक उद्देश्य होता है, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी घायल व्यक्ति है या बीमार व्यक्ति है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, उसके ठीक होने की संभावना को बढ़ाया जा सके। एबीसी ऑफ फर्स्ट एड, यानी फर्स्ट एड की सबसे प्राथमिक चीज़ें क्या क्या हैं? एबीसी में उनको परिभाषित किया गया है। एबीसी ऑफ फर्स्ट एड, एयरवे। एयरवे का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी कोई मरीज या घायल व्यक्ति है उसके आसपास ऐसा माहौल हमें क्रिएट करना है कि उस तक स्वच्छ हवा पहुँच सके। ऐसा नहीं कि कोई गिर के घायल हो गया है तो उसके चारों तरफ लोगों ने भीड़ लगा दी और उसको देख रहे हैं और उस तक हवा ही नहीं पहुंच पा रही है जो उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसलिए सबसे पहले एयरवे, यानी कि उस तक हम साफ
यह सुनिश्चित हो कि ध्यान सबसे पहले वायु मार्ग पर लाया जाना चाहिए। श्वसन बाधा यानी कि घुटन जीवन के लिए खतरा होता है, तो उससे बचाने के लिए एयरवे हमें क्लियर करना है। दूसरा क्या है, ब्रीदिंग। अगर सांस रुक रही है, सांस रुकने की स्थिति बन रही है, तो हमें उसे तत्काल कृत्रिम सांस मुहैया करानी चाहिए। सांस लेने की कृत्रिम सांस की कौन कौन सी विधियां होती हैं, ये हम लोगों ने जब आपका ट्रेड थ्योरी का सेकेंड यूनिट हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सुरक्षा सावधानियां और प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ा था। तो जैसे सेल्वेस्टर मेथड, शेफर्ड मेथड, वो सब हमने पढ़े थे। वो क्या थे, वो सांस लेने की विधियां थी। तो उस तरीके से अगर किसी को कृत्रिम सांस की आवश्यकता पड़ती है तो फर्स्ट एड के अंतर्गत, फर्स्ट एड के एबीसी में ये भी आता है कि उनको ब्रीदिंग कैसे प्रोवाइड कराई जाए ताकि उनको सांस लेने में परेशानी ना हो और उनका जीवन बचाया जा सके। फिर दूसरा क्या होता है, सी, इसका क्या है, सर्कुलेशन। अब ऐसी स्थिति कोई बनती है जहाँ पर उसके किसी मरीज के जो रक्त प्रवाह है उसमें बाधा पहुँच रही है। तो रक्त प्रवाह में अगर बाधा पहुँच रही है या बहुत तेजी से रक्त बाहर निकल रहा है और शरीर रक्त से खाली होने का खतरा है, तो उस रक्त प्रवाह को, अगर कहीं पे रक्त प्रवाह रुकने की संभावना है तो रक्त प्रवाह को कैसे बरकरार रखना है, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग आउट हो रही है यानी कि शरीर के बाहर खून निकल रहा है तो उसको रोकने, ये दोनों के दोनों क्या है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड समस्याएं हैं। इनको हम तुरंत का तुरंत उपचार करेंगे। इसके लिए CPR विधि का माध्यम होता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी उस चैप्टर में पढ़ा था, जो सुरक्षा सावधानियां हमने अपनी ट्रेड थ्योरी में पढ़ी थी। आ जाते हैं प्रिकॉशंस ड्यूरिंग फर्स्ट एड। फर्स्ट एड करते समय में कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी क्या है कि नॉट टू गेट पैनिक, यानी किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। दहशत का माहौल वहां नहीं क्रिएट करना है, शांति बनाए रखनी है, ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा होने देनी है, आसपास के लोगों को क्लियर करना है और स्थिति को सामान्य बनाना है। दूसरा क्या है, कॉल मेडिकल इमरजेंसीज। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े व्यक्तियों को संदेश पहुंचाना है और उन्हें बुला लेना है। सराउंडिंग्स प्ले अ वाइटल रोल, यानी कि ऐसी स्थिति में जब कोई घायल व्यक्ति होता है, कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसे फर्स्ट एड देना होता है, तो हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फर्स्ट एडर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसको अपने आसपास के वातावरण का ध्यान से अध्ययन कर लेना चाहिए और यह सुनिश्चित उसको पहले कर लेना चाहिए कि वो जो फर्स्ट एड देने गया है वो व्यक्ति सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। क्योंकि अगर वो ही सुरक्षित नहीं होगा तो जिसको वो मदद करने गया है वो शायद उसकी मदद भी नहीं कर पाएगा और दोनों समस्या में फंस जाएंगे। तो समस्या कम होने की बजाय उल्टे बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे आग लगी हुई है और आग लगने में आप किसी को, आग में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, उसको बचाने के लिए जाते हैं, तो पहले आपको अपने आप को सुरक्षित करने के पूरे तरीके लेके जाने हैं ताकि वहां पर अंदर जाने के बाद ऐसा ना हो कि आप भी आग में फंस जाएं और जो व्यक्ति पहले से फंसा हुआ तो फंसा ही और दोनों को नुकसान पहुंचे। इसीलिए जब फ्लाइट्स में यात्रा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जहाँ हवाई जहाज में जब यात्रा करते हैं तो उसके जो सुरक्षा निर्देश हमें दिए जाते हैं उसमें ये दिया जाता है, इन केस ऑफ क्या बताया जाता है कि यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपकी सीट के सामने एक ऑक्सीजन मास्क आएगा, उसे आपको पहनना है। और उसके साथ में एक हमें सावधानी उसमें और ऐड करके एक्स्ट्रा केयर बताई जाती है कि सबसे पहले आपको अपने आप को सुरक्षित करना है, उसके बाद में जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको उनके ऊपर ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि किसी और को सुरक्षित करने की वजह से आप अपने आप को भी खतरे में डाल देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपने आसपास के वातावरण का अध्ययन कर लेना है और हमें अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है। अगला पॉइंट क्या है, डू नॉट हार्म, यानी अधिक उत्साहपूर्ण फर्स्ट एड से बचें। अधिक उत्साहपूर्ण फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति को चोट लगी है और आप बहुत ज़्यादा जोश में आकर और कुछ समस्या
को कम करने के बजाय आपसे वो बढ़ जाता है। ऐसे अचानक से उसको उठा के कोई नीचे गिर गया है, आप उसको जल्दी से जल्दी उठाना चाहते हैं और उस स्थिति में आप ये ध्यान नहीं देते हैं कि उसको ठीक तरह से उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। हो सकता है कि आप उसको उठा के एक सही जगह पर पहुंचा तो दें, लेकिन आपने जल्दबाजी में उसको सही तरीके से नहीं उठाया तो उसको जो चोट लगी थी वो और बढ़ेगी। तो इस तरीके से इस बात का ध्यान रखना है कि सामने जो भी घायल हुआ है या फिर जो बीमार है उसे हमें और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो अधिक उत्साहपूर्ण फर्स्ट एड से बचना चाहिए। पीड़ित के बेहोश होने पर पानी का प्रबंध करना चाहिए। यदि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो उसे बार बार पोंछना नहीं चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग से खून रिसाव रुक जाता है और खून रिसाव रोकना ही वहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य है। फ्रैक्चर को ठीक तरीके से नॉर्मली बांध देना चाहिए, कपाचियों के सहारे रोक देना चाहिए ताकि वो फ्रैक्चर और बड़ा ना हो। चोट वाले हिस्से से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि चोट बढ़ ना जाए। फिर क्या है, रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस मतलब आश्वासन। पीड़ित को उत्साह से हमेशा बातें करते रहें, उसको बेहोश होने से बचाना है, उसकी आंख बंद होने या उसको नींद आने से बचाना है, उससे बातें करते रहना है और उसको ये बिल्कुल एहसास नहीं होने देना है कि उसे बहुत गंभीर चोट लगी है, उसके साथ बहुत गंभीर समस्या आ गई है। उसे इस तरीके से हल्का फुल्का माहौल बनाए रखना है कि उसे लगे कि हाँ स्थितियाँ सामान्य हैं, स्थितियाँ अंडर कंट्रोल हैं। तो इस तरीके का आश्वासन उसे देते रहना है। स्टॉप द ब्लीडिंग। यदि खून बहना शुरू हो जाता है तो हमें किसी भी प्रकार से उस रक्त स्राव को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में इसीलिए जो रबर ग्लव्स होते हैं वो इसलिए ही भी रखे जाते हैं कि रबर ग्लव्स को ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि वो रबर के होते हैं, उनको फाड़ कर उनसे ऐसी पट्टियाँ बनाई जाती हैं जिससे रक्त स्राव होने वाले हिस्से को ऊपर और नीचे बांधा जा सके ताकि रक्त जो स्राव ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है उसको बहने से रोका जा सके। फिर एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी होती है, हर प्राथमिक उपचार के दौरान एक गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर यानी कि वो समय होता है जिस समय के दौरान यदि मनुष्य यदि घायल को, यदि उस बीमार व्यक्ति को हम सही उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचा देते हैं तो ये संभावना सर्वाधिक होती है कि उस व्यक्ति की जान का खतरा कम से कम होगा। तो मरीज अक्सर ठीक होने में खराब प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे उस तकनीकी समय तक नहीं पहुंच पाते हैं जब उनको ठीक होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इन स्थितियों में मरने का जोखिम पहले 30 मिनट में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इस आधे घंटे के समय को हम गोल्डन आवर कहते हैं। इस अवधि को हम स्वर्णकाल भी कहते हैं। फर्स्ट एडर द्वारा मरीज को इस अवधि के अंदर अस्पताल के पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। फिर स्टे विद द विक्टिम अंटिल हेल्प्स अराइव, यानी कि आप के सामने यदि किसी का प्राथमिक उपचार हो रहा है, प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़ रही है तो जो भी फर्स्ट एडर है वहाँ पे उसे तब तक मौजूद रहना चाहिए जब तक कि फर्दर या बाद की में सहायता वहाँ तक पहुँच नहीं जाती, यानी कि उस समय तक मरीज और या उस घायल व्यक्ति के साथ किसी न किसी को बने रहना है, वहाँ पे उपस्थित रहना है। बेहतर होगा कि फर्स्ट एडर खुद ही उपस्थित रहें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे ही किसी को चोट लगती है या वो घायल होता है, हमें तुरंत एक काम करना है, मेडिकल इमरजेंसीज को कॉल करके बुला लेना है ताकि वो जल्दी से जल्दी गोल्डन आवर के अंदर मरीज को पहुंचाया जा सके। उस बीच में आपने जो भी उसका फर्स्ट एड करना है, उसको अगर खून निकल रहा है तो खून को रोकना है, या उसको हड्डी टूट गई है तो उसको सपोर्ट देना है। तो उस तरह की एक्टिविटी करने के अलावा विक्टिम के साथ तब तक बने रहना है जब तक आगे की सहायता नहीं आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को खून बह रहा है और आपने उसको खून रोकने के लिए उसके ऊपर पट्टी उट्टी बांध दी और उसके बाद में आप वहाँ पर उसको छोड़ के चले जाते हैं। और ये इस बात का कोई और ध्यान रखने वाला नहीं है कि जब तक वहाँ पे फर्स्ट एड या जब तक वहाँ पे फर्स्ट एड के बाद अगले ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल सहायता नहीं पहुँच जाती है तब तक वहाँ पर कोई नहीं रुका हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट एड किट क्या होती है? फर्स्ट एड किट में फर्स्ट एड किट एक तरीके का बॉक्स होता है, जनरली लाल कलर का होता है। लाल कलर के बॉक्स या फिर लाल कलर का निशान लगाया जाता है और इसके ऊपर एक प्लस का साइन बना होता है। अगर फैक्ट्रीज में होगा तो किस तरीके का होगा, जैसे कि ये दिखा हुआ है, फैक्ट्रीज में
पे इस तरीके का एक डब्बा दीवार पे जिस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर्स टंगे रहते हैं वैसे इस तरीके के फर्स्ट एड बॉक्स टंगे रहते हैं। उनके अंदर कुछ ज़रूरी सामान होते हैं जो पहली चोट लगने पर सबसे पहले जिनको उपचार के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए यूज़ किया जा सके। ये क्या है? ये वो सेफ्टी साइन है जो फर्स्ट एड के लिए यूज़ होता है, जो हमने कल वाली क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होता क्या है। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर एक छोटी सी टॉर्च होनी जरूरी, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी जगह पे चोट लगी हो कि कहीं पे रोशनी की कमी हो, या फिर किसी ऐसे गहराई वाले क्षेत्र में चोट लग जाए जहाँ पे हमें देखने में परेशानी हो रही हो, तो हम टॉर्च के सहारे उसको देख सकते हैं। सेबर कार्ड्स में हो सकता है, सेबर कार्ड क्या होता है? एक तरीके का मेटेलिक कार्ड होता है, जैसा कि ये देख रहे हैं। इसमें बहुत तरीके के बहुत तरीके के पॉइंट्स बने होते हैं, धार बने होते हैं, या फिर बहुत तरीके के टीथ बने होते हैं, जिनकी सहायता से अगर हमें कुछ भी काटना है, जैसे कि कुछ चीज़ फंस गया तो उसको काट के निकालना है, या फिर हमको बैंडेज काटना है, या फिर हमें कोई और चीज़ को काटना है, या उसको रगड़ना है, घिसना है, तो इसमें एक तरीके से मल्टी पर्पज़ कार्ड होता है। इसमें बहुत तरीके के ग्रूव्स या निशान बने होते हैं, जिसकी सहायता से हम उस तरीके काम कर सकते हैं कि हम छोटी मोटी चीज़ें काट सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को घिस सकते हैं, या किसी चीज़ को किसी चीज़ में फंसा कर निकाल सकते हैं। तो ये सेबर कार्ड एक मल्टी पर्पज टूल की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पे। सेबर कार्ड की जगह कई बार हमको फर्स्ट एड बॉक्स में क्या हमें स्विस नाइफ की दिखाई पड़ती है। स्विस नाइफ एक छोटी सी चाकू जैसी रहती है, उसमें बहुत सारे तरीके के स्क्रू भी रहता है, और नेल कटर भी रहता है, और तमाम तरीके की उसमें एक छोटी सी कैंची भी रहती है, ब्लेड भी रहती है। तो उस तरीके से मतलब जो एक मल्टी फंक्शन चीज़ होती है वो सेबर कार्ड में वैसे ही होता है, और वैसे ही हमारा स्विस नाइफ भी होती है। इमरजेंसी ब्लैंकेट यानी कि पट्टी वगैरह, जहाँ पर किसी चीज़ को ये तब यूज़ होगा जब किसी को की हड्डी टूट जाती है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे उस एरिया को ढंग से लपेट कर बांधने के लिए काम में आता है। ट्रायंगुलर बैंडेज, अलग अलग टाइप के बैंडेज यूज होते हैं, यानी पट्टियाँ रखी जाती हैं उसमें, और उसके अलावा टेप रखा जाता है कि जहाँ पर हम पट्टी नहीं बांध सकते हैं, टेप से हमें चिपकाना है तो वहाँ पे चिपका सकते हैं। अलग अलग टाइप के एडहेसिव टेप होते हैं। कंप्रेस्ड टॉवेल, कोई चीज़ पोंछने के लिए, या भिगा कर अगर हमें किसी को ठंडक पहुंचानी है तो तौलिए को भिगा कर उसे ठंडक पहुंचाने के लिए, ऐसी किसी भी स्थिति के लिए उसमें टॉवेल भी होती है। सेफ्टी पिन्स होती हैं कि किसी चीज़ को हमें होल्ड करके रखना है, उसके लिए हम सेफ्टी पिन्स का यूज़ कर सकते हैं। फेसिल यानी कि सीटी होती है कि आसपास के लोगों को हमें सूचना देनी कि यहाँ कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें व्हिसिल भी रख सकते हैं। एडहेसिव बैंडेज स्ट्रिप्स यानी कि जो चिपकाने वाले बैंडेड्स होते हैं, उन बैंडेड्स को भी रखते हैं। छोटी मोटी चोट पे हम उसको चिपका सकते हैं, खून का स्राव रोक सकते हैं। वहाँ पर सर्कुलर बैंडेड होते हैं, जहाँ पर लंबी स्ट्रिप वाले बैंडेड नहीं लगाए जा सकते हैं, वहाँ पर सर्कुलर बैंडेड लगाए जाते हैं। और उसके अलावा सर्कुलर बैंडेड के अलावा अल्कोहल पैड्स होते हैं, जिनको हम सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको साफ करने के लिए, या फिर व्यक्ति यदि घायल है तो उसकी चोट के आसपास के एरिया को साफ करने के लिए आयोडीन पैड्स का यूज़ करते हैं। ये एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडीन पैड्स को यूज़ कर सकते हैं। स्टिंग रिलीफ पैड्स होते हैं जो कि दर्द वगैरह की स्थिति में उनको वहाँ पे चिपकाने से दर्द को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। कॉटन स्टिक्स और कॉटन भी होती है, यानी कि रुई और रुई की छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं, जिनको हम साफ़ सफाई करने, चोट के आसपास की साफ़ सफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो दो और मुख्य टूल हैं, एक कैंची होती है, स्टेनलेस स्टील की एक कैंची यूज़ करते हैं। याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील की इसलिए होती है ताकि उसमें जंग वगैरह ना लगे, जो कि किसी तरीके का सेप्टिक क्रिएट करे। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो हम फर्स्ट एड बॉक्स में जो कैंची रखते हैं वो ब्लंट एंडेड होती है, यानी कि उसके जो कोने होते हैं वो गोलाईदार या घिसे हुए होते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स के पास हम देखते हैं कि वो नोकदार कैंची नहीं होती है, वो जनरली, जबकि हम किसी नाई के पास क्या देखते हैं, उसकी कैंची नोकदार होती है।
क्योंकि दोनों के काम अलग अलग हैं। तो हमें वैसी कैंची नहीं रखनी है जो नोकदार है, हमें ऐसी कैंची रखनी है जिसके आगे का हिस्सा ब्लंट है, गोल सा है। क्योंकि ये किसी पट्टी करते समय जब उसको काटते हुए जो चोट के आसपास के एरिया है वहाँ पे चुभने का या चोट के और बढ़ जाने का खतरा ना पैदा हो, इसलिए हम ब्लंट एज वाली नाइफ फर्स्ट एड बॉक्स में या फिर मेडिकल किट में ब्लंट एज वाली नाइफ यूज होती है। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील का एक ट्विज़र होता है। ट्विज़र यानी एक चिमटी सी होती है। यदि कोई चीज़ कहीं फंस गई, जैसे कोई कांच का टुकड़ा गड़ गया है, उसको निकालने के लिए, या कोई मेटल का टुकड़ा घुस गया है शरीर के अंदर कहीं पे, तो उसको निकालने के लिए, या कोई धूल कण या मिट्टी लग गई है उसको निकाल के साफ करने के लिए, तो उन सब कामों के लिए हम ट्विज़र का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम फर्स्ट एड के बारे में इतनी चीज़ें जान लेते हैं। इतना चीज़ें जानना काफ़ी है। उसके अलावा जो फर्स्ट एड में कुछ विशेष तरीके के मेथड्स यूज होते हैं, दो विशेष मेथड्स यूज होते हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। वो मेथड्स थे पहले मेथड्स थे कृत्रिम सांस देने के। उसमें हम शेफर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि, ये सारी यूज करते थे, जो कि हमने ऑलरेडी क्लासरूम में पढ़ा था जब हमने यूनिट 2 पढ़ी थी अपने ट्रेड थ्योरी की। तो वहाँ पे कौन सा चैप्टर था? वहाँ पे चैप्टर था सुरक्षा, सावधानियाँ और प्राथमिक उपचार। वहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार की कृत्रिम सांस देने की विधियाँ पढ़ी थी, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी मरीज को ट्रांसपोर्ट करने की विधियाँ पढ़ी थी। किसी भी मरीज को ट्रांसपोर्ट करने यानी कि जहाँ पर कोई घायल व्यक्ति है उसको प्राथमिक उपचार के लिए एक सही स्थान तक ले जाने के लिए जो विधि का यूज़ होता है, उसमें क्या था, डबल हैंड टूल, जैसे डबल हैंड का एक हम कुर्सी टाइप की बनाते थे, हैंड चेयर में उसको उठा कर ले जाते थे। इस तरीके के 3-4 पॉइंट्स थे। उनके लिए आप उन्हीं नोट्स को रेफ़र कर लेना जो हमने अपने ट्रेड थ्योरी के यूनिट 2 के दौरान पढ़े थे। बाकी जो हमारा इसका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आगे का हिस्सा है वो हम आगे के नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।